नमस्कार, सबकी खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र जैन। आज हम बात करेंगे ग्वालियर चंबल संभाग के राजनीतिक माहौल पर और हमारे बीच हैं ग्वालियर चंबल संभाग के सबसे वरिष्ठतम पत्रकार श्री देवश्री माली जी। देवश्री माली जी को आप ग्वालियर की राजनीति का एनसाइक्लोपीडिया भी कह सकते हैं। उनको एक एक चीज की, एक एक घटनाओं की जानकारी है। आज से लेके पिछले 3 दशक के बारे में तो वो प्रत्यक्ष गवाह रहे हैं पूरे घटनाओं के। ग्वालियर के बारे में ऐसी खबरें आ रही है कि ग्वालियर में माहौल एक तरफा हो सकता है, सिंधिया और भाजपा के लोगों में आपस में काफी विवाद है। वहां ये भी कहा जाता है कि दो तरह की भाजपा है, एक महाराज और दूसरे नाराज। तो वास्तव में ग्वालियर में क्या स्थिति है? पिछली बार 2018 में ग्वालियर की 34 में से करीब 27 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। अब क्या होगा, कैसे होगा, हम इन तमाम सारे मुद्दों पर समझने की कोशिश करेंगे देवश्री माली जी से। देवश्री माली जी, आपका स्वागत है। क्या स्थिति बनने वाली है? क्या वाकई ऐसी स्थिति है कि ग्वालियर में दो भाजपा हैं, महाराज और नाराज? हाँ, बिल्कुल ये बात तो सही है कि जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, तब से बीजेपी और ज्योतिरादित्य के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में भी सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा। और सिंधिया जी की जो कार्यशैली है कांग्रेस के नेताओं की जैसी रहती है, वैसी कार्यशैली के कारण बीजेपी की जो कार्यशैली है उसके साथ उनका एकाकार नहीं हो पा रहा। और ये रोज लोगों को देखने में मिलता है और इसका असर पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत में और पार्टी की बैठकों में, पार्टी के आयोजनों में भी साफ तौर पर ये दिखाई देता है कि एक महाराज की भाजपा है और एक नाराज भाजपा है। क्योंकि सिंधिया जी जब आते हैं तो अगर हम देखेंगे तो उनके इर्द गिर्द ठीक उसी तरह से वही लोग आसपास रहते हैं जिस तरह से कांग्रेस में लोग रहते थे और कांग्रेस के चेहरे रहते थे। अभी भी उनके साथ वही लोग ज्यादातर दिखाई देते हैं। केवल पदेन लोग जिनमें जिलाध्यक्ष या मंडल अध्यक्ष होते हैं, जब वहां जाते हैं और वो उनको फोन करके बता देते हैं तो जाते हैं। इसी प्रकार से जैसे बीजेपी का अपना कार्यक्रम करने की एक शैली रहती थी कि पार्टी डिसाइड करती है कि कार्यक्रम कैसे करना, किसको कहाँ जाना, किसको नहीं जाना। और कांग्रेस में जस्ट इसके उल्टा है कि नेता डिसाइड करता है उसको कहाँ जाना है, वो अपना कार्यक्रम भेज देता है और उसके समर्थक उसके साथ हो जाते हैं। अभी भी सिंधिया जी की कार्यशैली वैसी ही है कि उनका एक प्रोग्राम आता है और प्रोग्राम में पता चलता है कि इनको यहाँ यहाँ जाना है और वो अध्यक्ष को अपना फोन कर देते हैं और बाकी सब काम उनके जो समर्थक। देखिए देव भाई, ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे गहरी जड़ें हैं वो ग्वालियर में हैं। राजमाता सिंधिया ने इस पार्टी को खड़ा किया था। ग्वालियर एक ऐसा गढ़ माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का, जहां सबसे पहले महापौर लगातार भाजपा का रहते रहे, वहां सांसद रहे भाजपा के। मतलब इसके बाद वहां सिंधिया के आने के बाद भी भाजपा कमजोर होगी, ऐसी उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो ये की जा रही थी कि सिंधिया के आने से भाजपा 2+2 4 हो जाएगी। नहीं, देखो 2+2 4 होते नहीं है राजनीति में। इसलिए नहीं होते हैं कि जैसा कि आपने खुद भी कहा है कि जनसंघ के जमाने से वहां भारतीय जनता पार्टी ताकतवर रही है, तो वहां किसी की आवश्यकता नहीं थी। उन गणित जो है ना, दो का जोड़ में आप दो को दो ही और तो यहाँ 2-2 हो गया है क्या? -2 ना भी कहें, लेकिन माइनस इस मामले में हो गया कि भारतीय जनता पार्टी बिना सिंधिया के वहां मैक्सिमम सीटें जीतती आई है। ग्वालियर चंबल संभाग में ऐसी 34 में से एक भी विधानसभा की सीट नहीं है जिसमें भारतीय जनता पार्टी कभी ना कभी न जीती हो या जनसंघ कभी ना कभी न जीती हो। देखिए देवश्री माली जी, ये मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि पिछली बार अब कांग्रेस को अपार सफलता मिली थी और इसका श्रेय कहीं ना कहीं सिंधिया जी को गया था। इस बार क्या स्थिति बनेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी को उतनी सीटें मिल पाएंगी जितनी पिछली बार कांग्रेस को मिली थी, या भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति रहेगी? हम 34 में से कल्पना करें तो इस बार कितनी सीटें मिलने की संभावना आप देख रहे हैं? देखो, दो बातें हैं। एक तो पिछली बार जो सफलता मिली थी उसमें सिंधिया जी का योगदान था निश्चित तौर पर, लेकिन योगदान ये था कि उन्होंने अपने समर्थकों को टिकट दिलाए। क्योंकि माहौल उस समय ऐसा था कि उसमें बीजेपी हारना थी और कांग्रेस के लोगों को जीतना था। अब टिकट ही जिसके आदमी को मिलेंगे तो वो जीतेंगे स्वाभाविक तौर पर। जहां टिकट का वितरण ठीक नहीं हुआ, मान लो भिंड क्षेत्र में ठीक नहीं हुआ था, तो वहां आखिरकार बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट जीत गया, क्योंकि वहां हवा चल रही थी उस समय। जो 2 अप्रैल 2018 का दलित और सवर्ण संघर्ष हुआ, उस संघर्ष ने भारतीय जनता पार्टी को वहां पूरे सिनेरियो से अलग कर दिया। दलितों में इतना गुस्सा था कि उनको इस बात पे भी तैयार नहीं थे कि उनका वोट कट जाए, बट जाए।
तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी तक को वोट नहीं दिया और कांग्रेस के पक्ष में एक जाया वोट डाला। तो अब क्या देख रहे हो 2018 2023, 2018 में भाजपा कहाँ खड़ी थी और 2023 की हम कल्पना करें तो आगे है या पीछे दिखाई दे रही है आपको? नहीं, अभी तो पीछे दिखाई दे रही है और 2018 की अपेक्षा से भी पीछे है। बिल्कुल। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 34 में से जो 6-7 सीटें मिली थी उतनी भी मिलने की संभावना नहीं है बीजेपी को? अपन सीटों पे अभी बात ना करें, तो चुनाव टाइम है। अगर हम माहौल की दृष्टि से बात करें, जो परिस्थितियां 2018 में मौजूद थी वो तो है ही। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तब भी नाराज था अपनी पार्टी से, आज भी है। जो एंटी इनकम्बेंसी तब थी, आज भी है। वो तो जो 18 की परिस्थिति थी वो तो है ही। एक्स्ट्रा परिस्थिति में ये बदलाव आया है कि अब उनको लगता है कि मेरे अस्तित्व की लड़ाई ही शुरू हो गई है, क्योंकि सिंधिया परिवार की जो कार्य करने की शैली है, खासतौर पर सिंधिया माधवराव और ज्योतिरादित्य की, राजमाता भी उनके साथ रही है, यशोधरा भी हैं साथ में, लेकिन उनकी कार्यशैली वैसी नहीं है। वो पार्टी के हिसाब से काम करने वाली कार्यशैली की है, क्योंकि वो एक अपना साम्राज्य स्थापित करने के काम में, और कांग्रेस के नेता अपना साम्राज्य स्थापित करने की शैली में काम करते हैं। ज्योतिरादित्य का जन्म उसी शैली में हुआ है, वो बदल भी नहीं सकते हैं। तो अब बीजेपी के लोगों को अपने अस्तित्व का संकट पैदा होने लगा है कि अगर ये ताकतवर हुए तो मेरी पार्टी नष्ट हो जाएगी, तो हम तो अपनी पार्टी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। देव भाई, एक बात और है कि कुल 34 में से 17 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, और ये बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि इन 17 में से 9 शिवराज सिंह के मंत्रिमंडल में मंत्री बने हुए हैं इस समय। इसके अलावा जो 7 विधायक सिंधिया के साथ आए थे जो हार गए हैं, उन सभी को निगम अध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। तो वहां यदि हम बात करें 9 और 7 16 और कुछ अन्य लोगों को भी अभी मिले हैं, 20 से 25 वहां कैबिनेट मंत्री के लोग लाल बत्ती बेशक खत्म हो गई, लेकिन हूटर की गाड़ियों में वो वहां घूम रहे हैं। क्या इसका कोई असर है, निगेटिव या पॉजिटिव? हाँ, निगेटिव असर है ना। निगेटिव है, बिल्कुल निगेटिव है भाई। निगेटिव ये वही बड़ी बात कह रहे हैं आप। जितने मंत्री वहां हैं वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। निगेटिव असर है। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जमाने में भी एक दिन में एक ही जिले से, एक शहर से 3 मंत्री रह चुके हैं। नरेंद्र सिंह, अनूप मिश्रा, जयवान सिंह पवैया उसी क्षेत्र से नारायण सिंह कुशवाहा। उससे पहले पवैया जी और 2 मंत्री रह चुके हैं। जब नरोत्तम मिश्रा जी माया सिंह भी रही, तो वहां के लिए ये चीजें नई नहीं है। बीजेपी के लोगों ने अपने मंत्रियों को घूमते हुए गाड़ी में देखा है, उसको एंजॉय किया है। अब वो देखते हैं कि मेरे ही शहर में वही लोग जिनके खिलाफ मैं झंडे लेके प्रदर्शन करता था, या जो मेरे खिलाफ मेरे लिए झंडा लेके प्रदर्शन करते थे, वो लोग मंत्रियों की गाड़ी में घूम रहे हैं और हम साइकिल से जो है चक्कर लगा रहे हैं। इस बात की कुंठा या इस बात की परेशानी उनके दिमाग में बैठी हुई है। और दूसरी बात यह है कि ये जो पोस्टें खाई वो किसके पास गई? आपने मुझे बताया कि 20 लोग वहां मंत्री हैं। अगर ये बीजेपी की सरकार होती तो 20 कौन मंत्री होते? सही बात है। तो हिस्सा किसका गया? तो उनको लगता है कि बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता मेरा ही हिस्सा गया है, और अगर यही परंपरा जारी रही तो मेरा हिस्सा समाप्त हो जाएगा। तो इसका नतीजा ही था कि जब 57 साल बाद मेयर का चुनाव बीजेपी हार गई, और वो बीजेपी को कांग्रेस ने नहीं हराया है, वो बीजेपी को बीजेपी ने हराया है, ये सबको पता है। और तब हराया है जबकि ये पता था कि ये कैंडिडेट बीजेपी की है, सिंधिया की नहीं है। उसके बावजूद भी दिल्ली में जाके ये संदेश न चला जाए कि इनके आने से 2 और 2 4 हो गए हैं, इसलिए 2 और 2 4 का संदेश जाएगा तो हमको नुकसान होगा। इसलिए लोगों ने काम जिस तरह से किया उसका नतीजा सामने है। मुरैना में भी यही हुआ। संभाग के देखेंगे आप, भले ही वो सीटें उपचुनाव में ज्यादा जीते थे, लेकिन उसका अगर हम रुझान देंगे तो रुझान में वो चीज दिखाई देती है। नहीं, तो आपको क्या लग रहा है कि जो सिंधिया के साथ आए हैं वो बने रहेंगे, या इस बार जो चुनाव से पहले कुछ भगदड़ जैसी स्थिति? क्योंकि अभी हम कर्नाटक में देख रहे हैं, कर्नाटक में बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, वो जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, 5-7 विधायक हैं, ये एकदम भगदड़ जैसी स्थिति मच गई है। क्योंकि अब राजनीति में कोई सिद्धांत नहीं बचे हैं, सिर्फ पद और कुर्सी और मंत्री पद, कुर्सी और यही सब चीजें रह गई हैं। आपको ग्वालियर में क्या लग रहा है? जैसा कमलनाथ जी बार बार बयान दे रहे हैं कि मेरे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मेरे संपर्क में हैं, तमाम विधायक मेरे संपर्क में हैं, ग्वालियर में क्या कुछ ऐसा लगता है कि ये वफादारी रहेगी या भगदड़ मचेगी? नहीं, देखो, भगदड़ तो नहीं मचेगी, मैं आपको बताऊं, लेकिन भगदड़ बीजेपी से बहुत सारे लोग जा सकते हैं। उसका कारण ये है कि अब विकल्प खुले हुए हैं।
नहीं, बीजेपी से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? वो मैं कह रहा हूँ कांग्रेस में भी जा सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी में भी जा सकते हैं और आप पार्टी में भी जा सकते हैं। वो अपना जातिगत और स्थानिक संगठन वो देखेंगे कि क्या स्थिति हो सकती है। जैसे कई सीटें ऐसी हैं, एक जगह बीएसपी के विधायक कांग्रेस में बीजेपी में शामिल हो गए, तो वहां तो लड़ाई आमने सामने की होना है, तो वो दूसरे वाले चुप थोड़ी बैठेंगे, उन्हें तो कहीं ना कहीं देखिए देव सिंहवानी जी, यदि ये 3 पार्टियों में बढ़ते हैं तो वोट भी 3 जगह बढ़ेगा और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो आपको ऐसा लगता है कि जैसा गुजरात में हुआ कि गुजरात में आप पार्टी ने 14% वोट लेके भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित कर दी, क्या ग्वालियर चंबल संभाग में यह खेल हो सकता है कि आप और बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस के वोट को काट कर वहां भारतीय जनता पार्टी का फायदा करे? नहीं, दोनों बातें हैं। देखो, एक तो ये मध्य प्रदेश है, गुजरात नहीं है। गुजरात में के नरेंद्र मोदी हैं, गुजरात के अमित शाह हैं, जो लार्जर देन लाइफ नेता हैं, और गुजरात में के लिए वो एक अस्मिता का सवाल होते हैं। आप ये देखेंगे कि जिस राज्य का प्रधानमंत्री रहा है ना, उस राज्य में उस पार्टी की सरकार बन जाती है, भले ही वो कितना भी कम लोकप्रिय क्यों ना हो। इसका उदाहरण आप देख लीजिए, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो 84 के बाद जो सिखों में हालत खराब थी कांग्रेस की, उसके बावजूद भी वहां पंजाब में कांग्रेस की सरकार बन गई। एचडी देवगौड़ा जेडीएस पूरे देश में कहीं उसकी पार्टी ही नहीं थी, लेकिन काम चलाऊ तौर पर ही प्रधानमंत्री बने तो जेडीएस की सरकार वहां बन गई। तो एक सेंटिमेंट होती है कि मेरे राज्य का मुख्यमंत्री है और हमको इसको मजबूत करने के लिए वोट देना है, ये बात रहती है। और गुजरात में क्या है कि चुनाव में जनता का और कार्यकर्ताओं का कोई बहुत रोल नहीं है। वहां अमित शाह और नरेंद्र मोदी का रोल है, वहां के लोग उनसे ही प्रभावित है और उनके कारण ही वोट करते हैं। तो ये कटने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। जहां तक ग्वालियर चंबल संभाग का सवाल है, ग्वालियर चंबल संभाग में अगर आप पिछले बार के भी आंकड़े उठा के देखोगे तो 3% से लेकर के और 17% तक वोट बहुजन समाज पार्टी के लोग लेते रहे। तो ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, लेकिन अगर 3% 2% वोट इधर से उधर शिफ्ट हो जाता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की यूपी में स्थिति आपको पता है, एक विधायक है सिर्फ। बहुजन समाज पार्टी बहुत तेजी से खत्म होती जा रही है। ठीक है, वो मैं नहीं तो कह रहा हूँ, उसका खत्म होने का नतीजा ही तो कांग्रेस को मिला था पिछले चुनाव में, क्योंकि वोट बड़ी संख्या में शिफ्ट हुआ और वो इसलिए हुआ कि उनके साथ पिटाई हुई या उनको लगा कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है और अब मेरा वोट कट जाता है इसके सामने। देव भाई, एक बात और है कि ये माना जाता है कि जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन सबसे मजबूत है, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। एक दूसरा, यहाँ संघ का डंडा चलता है। क्या ग्वालियर में संघ का डंडा कोई काम नहीं कर रहा है क्या? संघ वहां मतलब ऐसा हो गया, फ्रेम से बाहर हो गया है क्या? संघ की सुनवाई नहीं है, जब साफ साफ दिख रहा है, दीवार पर लिखा हुआ है कि ग्वालियर जैसे भाजपा के गढ़ में भाजपा 2 गुटों में है, नाराज और महाराज। क्या संघ को दिखाई नहीं दे रहा है? क्या संघ इस संबंध में बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है या वाकई संघ भी चाहता है कि जो हो रहा है होने दें? अब देखो, संघ क्या चाहता है और संघ की क्या स्ट्रेटेजी है, इसके बारे में तो अपन ज्यादा बात नहीं कर सकते कि उनका आंतरिक मामला है। लेकिन सवाल इस बात का है कि संघ के पास जवाब क्या है, और जब आदमी की खुद के प्राणों पर पड़ी होती है तो वो किसकी बात मानता है? ठीक है ना भाई। 1980 के पहले कांग्रेस में बड़े बड़े नेता ग्वालियर चंबल संभाग में हुआ करते थे, और 80 से 2019 आते आते तक उन नेताओं का परिवार सहित अंत हो चुका था, क्योंकि सिंधिया का प्रभाव रहा। 80 के बाद से किसी को टिकट नहीं मिले। राजेंद्र सिंह, चलिए मैं अब आपसे केवल एक फाइनल और अंतिम सवाल करना चाहता हूं। इसको यदि सीटों में बदला जाए, आज यदि चुनाव हो जाए, देव श्रीमाली जी, आज हम बैठे हुए हैं 22 अप्रैल 2023, चुनाव होंगे 8 महीने बाद। यदि आज चुनाव हो जाए तो आप ग्वालियर में किसकी कितनी सीटें देख रहे हैं? आपका क्या आंकलन है? ग्वालियर में तो ग्वालियर चंबल संभाग की बात कर रहा हूँ। चंबल संभाग में 2 डिजिट में बीजेपी नहीं जा पाएगी आज की तारीख में, अगर चुनाव होते हैं। आपका कहना है कि 10 सीट से कम रहेगी? बिल्कुल 10 से कम रहेगी, और भी कम हो सकती है, क्योंकि अभी तो हालांकि अभी कैंडिडेट्स आना बाकी है। और इस हार का ठिकाना किसके ऊपर जाएगा, बीजेपी पे या महाराज पे? नहीं, किसी के पास, किसी के सब नहीं जाएगा, अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए जाएगा। क्योंकि ज्यादा लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी में नहीं है, ज्यादा लड़ाई बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अपने अस्तित्व की है। अब वो कितनी लड़ेंगे ये बात की बात है। हिमाचल प्रदेश में हमने देखा है कि वहां के कार्यकर्ता, नरेंद्र मोदी जी ने खुद एक कार्यकर्ता को टेलीफोन किया था, फिर कल कर्नाटक में भी किया है। तो मुझे वही लगता है कि ये ना तो गुजरात ग्वालियर में या ग्वालियर चंबल में गुजरात का फार्मूला चलेगा, ना कर्नाटका का फार्मूला चलेगा, वहां चंबल का ही फार्मूला चलेगा। और चंबल का फार्मूला इस समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं जा रहा है।
चलिए, तो आपने देखा देव श्रीमाली जी ने बड़ा बेबाकी तरीके से कहा है कि ग्वालियर में इस बार भी भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट यानी 10 तक भी सीट नहीं ले पाएगी। ग्वालियर में 34 सीटें हैं। पिछली बार के जो हम आंकड़े उठा के देखें तो 26 सीटों पर कांग्रेस जीती थी, 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 पर बहुजन समाज पार्टी। देव श्रीमाली जी कह रहे हैं कि लगभग वही जो पिछली बार आया था, लगभग वही नतीजा आने की संभावना है। और इसका कारण ये नहीं कि भारतीय कांग्रेस का संगठन वहां मजबूत है या कांग्रेस के पास कोई चमत्कारी नेता है। इसका एकमात्र कारण है और वो है भारतीय जनता पार्टी के आपस में द्वंद्व चल रहे हैं। भाजपा में जो 2 भाजपा हैं, महाराज और नाराज, उसका कहीं ना कहीं असर पूरे ग्वालियर चंबल संभाग पर पड़ रहा है। आपको यदि हमारा कार्यक्रम पसंद आए, आप कृपया से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें